हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमारा वन शॉट रिवीजन रहेगा। यहाँ से हम लोग पूरा चैप्टर को एक बारी में कवर करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक बोर्ड में रिपीट होते हैं या कौन कौन से टॉपिक बनने के चांस रहते हैं एग्ज़ाम में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे स्टिमुलाई कि स्टिमुलाई क्या होता है। तो स्टिमुलाई बच्चों लिखा हुआ है द चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच change in the environment to which living organism respond are called stimuli। मतलब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और इन्वायरमेंट में हमारी रह रही हैं और जो चीज़ वो फील कर पा रहे हैं या फिर जो चेंज होने को उन्हें दिख रहा है उसको हम क्या पढ़ेंगे? स्टिमुलाई। जैसे कि हीट हो गया तो हीट लगातार क्या होती है? चेंज होती है। कोल्ड हो गया तो कोल्ड भी क्या चेंज होने को दिखता है एनवायरनमेंट में। साउंड तो साउंड में भी चेंज होने को दिखता है। स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, ग्रेविटी, वाटर एटसेट्रा, ये सारे हमारे क्या है? स्टिमुलाई। लिखा लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट। ये सारे स्टिमुलाई तुम्हें कब देखने को मिलेंगी? जब बॉडी हमारी कुछ रेस्पॉन्ड करे। देखा लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है? द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन इन एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ए प्रॉपर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब बॉडी में बॉडी का मूवमेंट अगर हो रहा है, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको सर्वाइव करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम उसके अंदर होना चाहिए और डेवलप होता भी है, जिससे सारी चीज़ों को वो अपने आप को परफॉर्म कर पाता है कि कहाँ से कोई भी चीज़ आ रही है, इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है और कहाँ तक इंफॉर्मेशन को पहुँचाना है। तो ये सब किसका काम होगा? कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन सिस्टम का। अभी कोऑर्डिनेशन सिस्टम कौन कौन से हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लिखा इन एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो लिखा है आगे। तो एनिमल के अंदर अगर हम लोग अपने आप की बात करें तो जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। इन प्लांट, वही अगर प्लांट की बात करें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन्स। तो ये कुछ हार्मोन होते हैं प्लांट के अंदर, उनके द्वारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो प्लांट के लिए अलग होता है और वही अगर बात करें एनिमल तो एनिमल के लिए होता है अलग। अब बात करते हैं एनिमल नर्वस सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन। पहले हम बात करेंगे एनिमल के बारे में। इन एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होगा एनिमल के अंदर वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा होगा। द नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व एंड सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं इनकी अभी बात करेंगे हम। तो हमारा जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व हो गई और सेंस ऑर्गन, इन सबको मिला के क्या बनता है? नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन, सेंस ऑर्गन, ठीक है। इस तरह से सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं ये हम लोग जानते हैं। आई, स्किन, ईयर, नोज, टंग, ये है सेंस ऑर्गन। कोऑर्डिनेशन बाय ब्रेन। अब किस तरह से हमारा कोऑर्डिनेशन होता है ब्रेन के द्वारा? सबसे पहले मान के चलो कुछ चेंज होने को दिखा, स्टिमुलस, कुछ स्टिमुलस हुआ। जैसे कि यहाँ पर क्या है? फ़ोन की, टेलीफोन की रिंग बजी तो साउंड आएगा। साउंड, साइट, दृश्य, स्मेल, टेस्ट, पेन और टच,
स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम साउंड की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये कहाँ जाएगा? रिसेप्टर के पास। रिसेप्टर ये वाली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। तो सेंस ऑर्गन लाइक ईयर, नोज, आई एटसेट्रा। तो रिंग है, साउंड कान ने सुना। उसके बाद कहाँ पहुँचा? ब्रेन में, कोऑर्डिनेटर ब्रेन। उसका इफेक्ट पड़ा होगा कहाँ? मसल के ऊपर। तो इसको हम इफेक्टर पढ़ेंगे। इफेक्टर कौन होगा? मसल। तब जाके क्या होगा? रेस्पॉन्स, मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टिमुलस। अब यहाँ पर क्या होगा? रेस्पॉन्स जाके आएगा। ठीक, तो ये पूरा हमारा क्या है? कोऑर्डिनेशन बाय ब्रेन। तो किस तरह से कोई घटना हुई, उसके बाद रिसेप्टर तक पहुंची, रिसेप्टर ने कोऑर्डिनेट किया, उसके बाद इफेक्टर तक पहुंची, उसके बाद क्या? रेस्पॉन्स कर दिया। तो ये पूरा फ्लो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? ब्रेन तक। उसके बाद पलट के आती कहाँ? मसल तक। उसके बाद कोई रेस्पॉन्स होगा। अब बात करेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? नर्व सिस्टम इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन। ए नर्व इज एन ऑर्गन containing a bundle of nerve cell called neurons। तो नर्व सिस्टम जो है वो बहुत सारी न्यूरॉन से मिलकर बना है, और एक न्यूरॉन का नाम जो है वो नर्व सेल है, या कहें तो एक नर्व सेल को ही क्या पढ़ते हैं हम? न्यूरॉन। न्यूरॉन कैरी सिग्नल इलेक्ट्रिकल मैसेज कॉल्ड इम्पल्स। न्यूरॉन क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को या मैसेज को कैरी करता है थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में। इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट। इम्पल्स कहाँ से शुरू होंगे? ये होते हैं डेंड्राइट। अभी आगे एक डायग्राम दिखाएंगे न्यूरॉन का। टू सेल बॉडी, उसके बाद कहाँ पहुँचेगा? सेल बॉडी। देन अलोंग एक्सॉन टू एक्सॉन टर्मिनल, उसके बाद नर्व एंडिंग तक पहुँच जाएगा। तो ये डेंड्राइट होते हैं, ये सेल बॉडी, ये एक्सॉन, उसके बाद इसको पढ़ते हैं नर्व एंड। ये बना हुआ है स्ट्रक्चर जरा देख लो। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहाँ आएगी? डेंड्राइट के पास। उसके बाद जाएगी सेल बॉडी, और सेल बॉडी में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। उसके बाद एक्सॉन के पास, एक्सॉन से होती हुई कहाँ पहुँचेगी? नर्व एंड तक। इस तरह से इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? अगला न्यूरॉन होगा, फिर से डेंड्राइट, उसके बाद सेल बॉडी, एक्सॉन, उसके बाद नर्व एंड। इस तरह से इंफॉर्मेशन चलती रहेगी। ये देख पा रहे होंगे बहुत सारी क्या है? नर्व एंड है, बहुत सारी नर्व सेल दे रखी है, न्यूरॉन। अब आती है साइनेप। साइनेप क्या होता है? साइनेप्स, तो बच्चों अगर साइनेप्स की बात करें तो बिकॉज न्यूरॉन नर्व टच नेवर टच, न्यूरॉन को हम कभी टच नहीं कर सकते बेटा। तो केमिकल सिग्नल कॉल्ड न्यूरो ट्रांजिस्टर्स, ट्रांसमीटर्स। तो यहाँ पर कुछ केमिकल सिग्नल होंगे जिनका नाम क्या होगा? न्यूरो ट्रांसमीटर्स मस्ट ट्रेवल थ्रू द स्पेस कॉल्ड साइनेप बिटवीन टू न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है उसको हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? साइनेप। सीधा से याद कर लो, दो न्यूरॉन के बीच का गैप साइनेप। एक न्यूरॉन, उसके बाद अगली न्यूरॉन, तो इनके बीच का जो गैप है उसको हम पढ़ेंगे साइनेप। इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन से हैं देखो। पहला आता है रिसेप्टर। रिसेप्टर आर द स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ नर्व सेल विच रिसीव द स्टिमुलाई एंड पास द मैसेज टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द सेंसरी नर्व। रिसेप्टर क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और ब्रेन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हो गया, एग्जाम्पल की बात करें, फोटो रिसेप्टर। तो फोटो रिसेप्टर इन द आई टू डिटेक्ट लाइट। फोटो का मतलब होता है बच्चों लाइट,
तो ये आँख जो है उसको हम पढ़ेंगे फोटो रिसेप्टर। वही फोनो रिसेप्टर अगर देखें तो इन द ईयर टू डिटेक्ट साउंड, साउंड को डिटेक्ट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं फोनो रिसेप्टर, यह हमारे पास होता है। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होता है क्या? नोज। गस्टेटरी रिसेप्टर होता है क्या? टंग। एंड टेंगो रिसेप्टर होता है क्या? स्किन। टू डिटेक्ट टच, कि कोई भी गर्म चीज़ है या कोई भी ठंडी चीज़ है। इफेक्टर क्या होते हैं? इफेक्टर आर द मसल एंड ग्लैंड which respond to information from the brain and spinal cord through the motor nerve। ये क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे कहाँ से? ब्रेन से लेके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द मोटर नर्व। मतलब सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो रिसेप्टर के थ्रू कहाँ पहुंचेगी? ब्रेन। उसके ब्रेन से पलट के कहाँ जाएगी? फिर से मसल तक पहुंचेगी। तब जाके क्या दिखेगा आपको? कोई इफेक्ट जाके दिखेगा, फिर बाद में जाके रिस्पॉन्स आएगा। Any behavior of living organism that result from an external or internal stimulus, that is pulling hand away from a hot plate, is a response। तो बाद में मसल ने बताया कि जो इफेक्टर होगा कि कोई भी चीज़ गर्म है ठंडी है तो यहाँ पर मसल काम करेंगी, एकदम क्या आएगा? रिस्पॉन्स। तो जैसे ही अगर मान के चलो हमारा हाथ गर्म प्लेट पे पड़ जाए तो अचानक से एकदम हटा लेते हैं, तो वो क्या हुआ? रिस्पॉन्स। तो ये तुरंत स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, सबसे पहले ब्रेन तक सिग्नल गए होंगे और सिग्नल ब्रेन ने पढ़े होंगे, तब जाके स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आया, तब जाके तुमने क्या करा? वहाँ पर मसल काम करी, मोटर नर्व, और हटा लिया एकदम। तो एक होती है सेंसरी नर्व, एक होती है मोटर नर्व। सेंसरी नर्व का काम होता है सिग्नल को ले जाना, और मोटर नर्व का काम होता है सिग्नल को वापस लाना, कहाँ तक? मसल तक। सेंसरी नर्व देखो आ गया, सेंसरी नर्व आर नर्व विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करते हैं? सिग्नल को पहुंचाते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं कहाँ से? सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर से ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक। मोटर नर्व क्या करें? मोटर नर्व आर नर्व विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर मसल और ग्लैंड। तो यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन और मोटर नर्व न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा? ये सिग्नल सारे पहुँचाएगा कहाँ तक? ब्रेन तक। और ये मोटर नर्व क्या करेगा? सिग्नल को लेके आएगा कहाँ तक? मसल तक। टाइप ऑफ न्यूरॉन, कितने टाइप के न्यूरॉन हैं? तो पहला है सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? डेंड्राइट, उसके बाद जाएगी सेल बॉडी में, उसके बाद एक्सोन, उसके बाद नर्व एंड तक, उसके टिप से, उसके बाद साइनेप। मतलब अगला साइनेप का मतलब आ गया कि दो न्यूरॉन के बीच का गैप। एक न्यूरॉन कंप्लीट हो गया, अब अगला न्यूरॉन आ जाओ, तो बीच में जो गैप दिखा उसको हम पढ़ेंगे साइनेप। फिर से क्या आ जाएगा? डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। आती रिफ्लेक्स एक्शन। Reflex action is a sudden, unconscious, and involuntary response of the effector to stimulus. That is, we suddenly withdraw our hand if we suddenly touch a hot object. Reflex action का मतलब ये है कि spontaneous response आने के बाद तुम किस तरह से वो उसको ट्रीट कर रहे हो। तो जैसे गर्म प्लेट पे हाथ पड़ जाए तो एकदम क्या करते हो? रिफ्लेक्स एक्शन वापस हो जाता है अपने आप, बिना सोचे समझे। स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स हमें क्या करना है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन द नर्व इन द स्किन, जिसको हम पढ़ेंगे रिसेप्टर, डिटेक्ट द हीट एंड पास द मैसेज थ्रू द सेंसरी नर्व टू द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिसेप्टर ने ली, लेने के बाद डिटेक्ट की कि ये हीट है या फिर मतलब क्या गर्म है या ठंडा है। उसके बाद मैसेज को पास किया सेंसरी नर्व के द्वारा, कहाँ पर पहुँचा? स्पाइनल कॉर्ड तक। देन द इंफॉर्मेशन पास थ्रू द मोटर नर्व टू द मसल। उसके बाद क्या हुआ? मोटर नर्व से मसल तक आ गया, ऑफ हैंड एंड वी विड्रॉ अवर हैंड। उसके बाद हाथ को हमने हटा लिया। रिफ्लेक्स आर्क का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है।
तो यहाँ पर स्टिमुलस, उसके बाद रिसेप्टर। स्टिमुलस जो भी होगा, ठंडा या गर्म, है ना, कुछ भी हो सकता है इन्वायरमेंट में जो चेंज हो। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज को पहुंचाया कहाँ तक, ब्रेन तक। उसके बाद इसने एकदम इंफॉर्मेशन को पढ़ा, पढ़ने के बाद मोटर न्यूरॉन के थ्रू यहाँ पर आया, इफेक्टर हमारे होंगे मसल। उसके बाद क्या आया, रिस्पॉन्स। जैसे कि ये रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम बना हुआ है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो ये मान के चलो क्या लिखा है, रिसेप्टर क्या है, हीट, पेन, रिसेप्टर इन स्किन। तो यहाँ पर रिसेप्टर क्या बनेगा, स्किन बनेगा। तो यहाँ से इस तरह से सिग्नल गए, सिग्नल जाने के बाद कहाँ पहुँचे, सीएनएस, स्पाइनल कॉर्ड तक, सेंट्रल नर्व सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद मैसेज कहाँ गया, ब्रेन तक। ब्रेन ने मैसेज को एकदम पढ़ा, पढ़ने के बाद क्या हुआ, ये एकदम आया, उसको हम पढ़ते हैं किसके थ्रू आएगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। कहाँ पर पहुँचेगा, मसल, जिसको हम पढ़ेंगे इफेक्टर। तो यहाँ पर एकदम से क्या आएगा, रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स एकदम बता देगा कि ये ठंडा है, गर्म है, तो एकदम हटा लो। रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पर अपने आप हो जाएगा। ह्यूमन नर्व सिस्टम, ह्यूमन नर्व सिस्टम, पार्ट ऑफ द नर्व सिस्टम। द ह्यूमन नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड पेरिफेरियल नर्व सिस्टम। तो जो ह्यूमन का नर्व सिस्टम है वो दो चीज़ों से बना होता है, एक है सीएनएस, एक है पीएनएस, सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम। द सेंट्रल नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। भाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो बना होता है किसका, क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल जो हमारा कहाँ से आएगा, ब्रेन से, पेरिफेरल। अब बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की। ह्यूमन ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है वो क्या है, ब्रेन। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। ये एक उसके ऊपर जो कवरिंग रहती है वो किसकी रहती है, क्रेनियम, जिसको हम क्रेनियम पढ़ेंगे। तो क्रेनियम क्या करता है, प्रोटेक्ट करेगा ब्रेन को किसी इंजरी से। इट इज़ कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंग्स फिलिंग विद ए फ्लूइड कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम शॉक्स। जो क्या करेगा, फ्लूइड है, फ्लूइड का नाम क्या होगा, सेरिब्रोस्पाइनल, याद रखना, सेरिब्रोस्पाइनल, ये फ्लूइड का नाम है जो क्या करेगा, जो ब्रेन को शॉक से बचाएगा। ठीक है। द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट, दे आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो इसके 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। पहला पार्ट फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के क्या फंक्शन है, इनके फंक्शन के बारे में जानो। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम एंड ऑल फैक्ट्री लोब्स। इट इज थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन। तो सोचने की जो क्षमता होती है वो हमारे किसके अंदर होती है, फोर ब्रेन। तो ये थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन। इट कंसिस्ट कंट्रोल टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट, मेंटल एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग, लर्निंग, मेमोराइज और इमोशन। ये सारी क्या कंट्रोल करेगा, फोर ब्रेन। मिड ब्रेन कंट्रोल इन्वॉल्टरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक, आइज। मिड ब्रेन क्या करेगा, जैसे साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाते पे जो साइकिल को बैलेंस करके चलाना, वो सारा का सारा कौन कंट्रोल करेगा, मिड ब्रेन। हिंड ब्रेन आ जाओ। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। सेरिबेलम कंट्रोल बॉडी मूवमेंट, बैलेंस एंड पोस्चर। तो बॉडी बैलेंस को करना किसका काम है, सेरिबेलम का। मिड ब्रेन यहाँ पर वो नहीं आएगा जो हमने बताया है कि ये सेरिबेलम का काम है। मिड ब्रेन में केवल और केवल हेड और नेक और आइज, ठीक है, इस तरह के मूवमेंट जो हैं वो यहाँ पर मिड ब्रेन में आएंगे। हिंड ब्रेन के सेरिबेलम में आएगा, जैसे पोस्चर हो गया, बॉडी बैलेंस का, बॉडी बैलेंस की बात करें तो सेरिबेलम का काम है। पोन्स कंट्रोल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हिंड ब्रेन का काम है,
हिंड ब्रेन में भी कौन, पोन्स। मेडुला कंट्रोल हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग। तो उल्टी वगैरह जो सब है वो कहाँ पर आती है, मेडुला, मतलब मेडुला, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन जैसे लिखा सेरिब्रम, सेरिब्रम, क्रेनियम स्कल होता है, बाहर का आवरण, मिड ब्रेन ये वाला पार्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। तो पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम ये हिंड ब्रेन के पार्ट है। फोर ब्रेन ये वाला हो गया। अब बात करो स्पाइनल कॉर्ड की। द स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड एक्सटेंड थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या है, पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से स्टार्ट होती है ब्रेन से, उसके बाद ये पूरा एक ट्यूब की तरह चली जाती है। इट कैरीज मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, इट आल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है और मैसेज को कैरी करता है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम क्या है, ब्रेन विच इज ए डेलिकेट ऑर्गन टू प्रोटेक्ट इनसाइड द बॉडी बॉक्स। Inside the box, brain is connected in a fluid-filled balloon which provides shocks absorption. Vertebral column protect the spinal cord. Vertebral क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, तो ये हमारा था अभी तक ह्यूमन का, एनिमल का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब आ जाओ कहाँ पर, प्लांट में। इन एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन गवर्न बाय नर्वस सिस्टम। However, plant do not have a nerve system. How do plant respond to stimuli? Plant respond to stimuli by showing movement. अब यहाँ पर इसके पास कोई भी, प्लांट के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम या फिर कहें तो स्पेसिफिक कोई भी कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम नहीं है। तो अब ये किस तरह से रेस्पॉन्स करेगा चीज़ों को, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट होता है एनिमल से। किस तरह से डिफरेंट है इसको भी हम जानेंगे। वेन यू टच ए सेंसिटिव प्लांट सच ए टच मी नॉट, मिमोसा पोडिका, या इसको जो कहते हैं छुई मुई, द प्लांट फोल्ड इट्स लीफ। अब ये क्या करेगा, अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेगा। वेन ए सीड जर्मिनेट, जब सीड जर्मिनेट होता है, रूट ग्रो डाउन इन द सॉइल एंड स्टेम ग्रो अप। अब यहाँ पर क्या होगा, रूट अंदर की तरफ जाएगी और स्टेम ऊपर की तरफ। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, by responding to the stimuli touch shows movement by folding leaves. In second example, the seed germinate and show directional movement. In first example, movement independent of growth. तो पहला जो मूवमेंट है वो इंडिपेंडेंट है ग्रोथ के ऊपर, क्यों, क्योंकि वो अपनी पत्तियों को फोल्ड कर रहा है। However, in the second example, growth is dependent of growth. The plant exhibit both growth independent and growth independent movement. तो यहाँ पर जो प्लांट होगा वो दोनों कहें तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, दोनों के हिसाब से काम करेगा। तो यहाँ पर शूट क्या होगा, ऊपर की तरफ, और रूट क्या करेगी, नीचे की तरफ। मूवमेंट इन प्लांट, प्लांट में किस तरह से मूवमेंट होगा। Movement in plant are of two type. They are tropic movement and nestic movement. तो ट्रॉपिक मूवमेंट पहले पढ़ो, उसके बाद पढ़ेंगे नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट आर डायरेक्शनल मूवमेंट टूवर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस एंड इट डिपेंड ऑन ग्रोथ। ये डिपेंड करेगा ग्रोथ के ऊपर। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म। तो यहाँ पर फोटोटाइपिज्म का मतलब है लाइट, जियोट्रोपिज्म से मतलब है ग्रेविटी, और कीमोट्रोपिज्म से मतलब है केमिकल, और हाइड्रोट्रोपिज्म से मतलब है पानी, वाटर। तो यहाँ पर पहले बात करेंगे फोटोट्रोपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इफ इट इज टूवर्ड लाइट इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अगर ये लाइट की तरफ जाए तो इसको हम पढ़ेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। दैट इज बेंडिंग ऑफ शूट टूवर्ड द लाइट। तो शूट का लाइट की तरफ बेंड हो जाना।
तो ये क्या है, लाइट की तरफ बेंड हो रहा है, इसको हम पढ़ेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। इफ इट इज अवे फ्रॉम द लाइट इट इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, बेंडिंग ऑफ रूट अवे फ्रॉम लाइट। तो रूट क्या करती है, लाइट से अवे जाती है, तो इसको हम पढ़ेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म की बात करें तो जियो का मतलब होता है ग्रेविटी से मतलब, तो मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑफ रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी। इफ इट इज टूवर्ड ग्रेविटी इट इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे नीचे वाला जो पार्ट है रूट वाला, वो ज़मीन के अंदर जा रहा है। अब जब ज़मीन के अंदर जाएगा तो इसको पढ़ेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट। इफ इट इज अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, अगर ये ग्रेविटी से अवे जाए तो इसको हम पढ़ेंगे निगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को हम पढ़ेंगे निगेटिव जियोट्रोपिज्म, और निगेटिव फोटोट्रोपिज्म को पढ़ेंगे हम पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक। कीमोट्रोपिज्म क्या है? कीमोट्रोपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू ऑफ केमिकल स्टिमुलाई, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड द ओव्यूल। तो यहाँ पर क्या है, जब केमिकल की बात करें तब। हाइड्रोट्रोपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू वाटर, दैट इज ग्रोथ ऑफ रूट टूवर्ड वाटर। जब ग्रोथ हो किधर, पानी की तरफ, तो इसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म, ये अलग से हमारा एक टाइप है मूवमेंट। द ग्रोथ इन ए प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म मूवमेंट। सच मूवमेंट आर सीन इन टेंड्राइल और climbers. The tendril grow in a bee, so as it is can coil around a support. The different rate of cell division in different part of the tendril happen due to action of oxygen. तो ऑक्सीजन की वजह से ये होता है। तो जैसे देखते हो ना कि इस तरह से क्या होता है, लपेट के चलता कोई भी बेल वगैरह होती है तब। अब आते हैं नेस्टिक मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। इसको हम पढ़ते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। उधर हम पढ़े थे ट्रोपिज्म, वो हमारा डायरेक्शनल था। विच आर नीदर टूवर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ, ये ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टच द लीफ ऑफ टच मी नॉट प्लांट, इट्स लीफ फोल्ड अप एंड ड्रूप डाउन इमीडिएटली ड्यू टू चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीफ। तो यहाँ पर वाटर के अमाउंट का चेंज होने की वजह से अपने आप को फोल्ड कर लेता है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लीफ इट स्वेल्स और श्रिंक। तो पानी के हिसाब से क्या करता है, अपने आप को स्वेल करता है, और अपने हिसाब से वो क्या करता है, सिंक करता है। प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस बाय सच केमिकल चेंज एज इन केस ऑफ मिमोसा, इट इज़ वेरी क्विक मूवमेंट, immediate response such as mimosa. The information is transferred by electrochemical change from cell to cell and the movement occur by change in cell size by osmosis. यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस जो होता है वो किसके द्वारा होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा। कहें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज जो है वो बहुत जल्दी होता है और हर एक सेल तक इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुँचती है। In normal condition, the cell remain turgid and maintain normal posture, but as a stimulus receive the cell start exosmosis. As a result, water comes out of the cell and shrink in the size. तो कुछ क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो वहाँ पर वाटर कंटेंट अगर गार्ड सेल के अंदर ज़्यादा है तो क्या करेगा, वो श्रिंक हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। अगर वो मान के चलो पानी की मात्रा कम हो गई तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ नर्वस सिस्टम हैव अ लिमिटेशन एज इट डज नॉट एसोसिएट विद ईच एंड एवरी सेल एंड इट रिक्वायर्ड ए रेस्टिंग पीरियड बिफोर सेटिंग ए न्यू इम्पल्स। तो नए इम्पल्स को पैदा होने तक उसको, मतलब देखो सीधी सी बात ये है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो केवल रिस्पॉन्स के लिए होता है।
और पूरी बॉडी को चलाने के लिए हमें कुछ केमिकल की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम हार्मोन पढ़ते हैं. सो देयर इज़ ए नीड ऑफ हैविंग ए सिस्टम इन विच ए सेल्स secrete some chemical which can diffuse all around and be detected by other cells receptor and even transmitted by them also. अब यहाँ से जो भी केमिकल रिलीज होंगे और रिलीज होने के बाद क्या होंगे, पूरी बॉडी में फैलेंगे. तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम हार्मोन के बारे में. हार्मोन्स दीज आर केमिकल मैसेंजर विच आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, जो किसके द्वारा सेक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, एंड रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और ये डायरेक्ट कहाँ रिलीज हो जाते हैं, ब्लड के अंदर. फ्रॉम हेयर दे कैन रीच टू द टारगेट ऑर्गन एंड शो देयर इफेक्ट. और वो टारगेट ऑर्गन को क्या करते हैं, टारगेट करेंगे, जिस पे भी वो पढ़ेंगे या जिसको ज़रूरत होगी वहाँ पर क्या करेंगे, टारगेट करेंगे और वहाँ पर अपने इफेक्ट को दिखाएंगे. दे आर सेक्रेटेड इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटी बाई ग्लैंड, और ये बहुत कम मात्रा में निकलते हैं किसी ग्लैंड से. एंड एक्ट अपॉन ए स्पेसिफिक सेल, और एक स्पेसिफिक सेल पे ही काम करेंगे, टिश्यू या ऑर्गन पर, जिसको हम पढ़ेंगे टारगेट साइट. दे आर स्लो इन एक्शन एंड हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट. ये धीरे धीरे एक्शन होता है, एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे, और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट. प्लांट हार्मोन. In plant growth, development and response to the environment is controlled and coordinated by naturally occurring organic chemical substance known as phytohormones या plant hormones. तो ये नेचर में अकरिंग होते हैं हार्मोन्स, उनके बारे में हम पढ़ते हैं. तो प्लांट के पास कोई वैसा कोई हार्मोन नहीं होता है, ठीक है. तो जिसको हम क्या पढ़ेंगे, फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन. These hormones are produced in one part of the plant body in minutes quantities and then diffuse translocate to other part of as required. अब यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से निकलते रहेंगे हार्मोन, और जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ तक ये पहुँचते रहेंगे. तो यहाँ पर कंट्रोल और कोऑर्डिनेट ज़्यादातर किसकी वजह से होता है, फाइटो हार्मोन की वजह से ही होता है प्लांट के अंदर, क्योंकि प्लांट के अंदर कोई भी नर्व सिस्टम जैसी चीज़ नहीं होती है. ऑक्सीजन क्या है, व्हेन द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द फोटोट्रॉपिक प्लांट डिटेक्ट सनलाइट, ऑक्सीजन सिंथेसाइज एट द शूट टिप्स help the cell grow longer. When light falls on one side of the plant, the oxygen generally diffuse toward the shaded side of the shoot. This stimulates the cell in the shaded area grow longer than the corresponding cell of the illuminated region. This result in curvature of plant stem tip toward light. अब क्या होगा, धीरे धीरे जब प्लांट ग्रो करता है तो ग्रो करने के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है जिसको पढ़ते हैं हम ऑक्सीजन. अब ये ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो प्लांट की टिप पे काम करता है. टिप का मतलब जो बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट होगा वहाँ पर. यहाँ पर कुछ हार्मोन दे रखे हैं, जैसे कि गिबरेलिन हार्मोन हो गया. वो किसके लिए जिम्मेदार होगा, ये जिम्मेदार होगा जर्मिनेशन के लिए भी, ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए भी, और फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए भी. एविस्किसिस और ठीक है, तो एविस्किसिस के लिए नहीं होगा, ना सीड डोरमेंसी के लिए होगा. ऑक्सीजन जो है वो जिम्मेदार किसके लिए होता है, ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए और फ्रूट डेवलपमेंट के लिए. साइटोकिनिन जो हार्मोन है वो जिम्मेदार होगा ग्रोथ टू मैच्योरिटी, फ्लावरिंग के लिए और फ्रूट के लिए. ठीक है, तो ये तीन हार्मोन क्या हो गए हमारे, ग्रोथ के लिए, तीनों शुरुआत के तीन. लास्ट वाला जो एथिलीन लिखा है ये फ्लावरिंग और फ्रूट और एविस्किसिन के लिए जिम्मेदार होता है. एविस्किसिक एसिड जो है सिंगल, वो केवल और केवल क्या होता है, सीड डोरमेंसी मतलब बीज को बनने के लिए और पेड़ की जो पत्ती झड़ जाती हैं उसके लिए जिम्मेदार होता है. ठीक, अच्छा अब आजा कौन कौन सी ग्लैंड है और कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है इनके बारे में पढ़ लेते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है ग्रोथ हार्मोन.
इसका फंक्शन होगा रेगुलेट ग्रोथ, ग्रोथ को रेगुलेट करना, कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करना। थायराइड ग्लैंड से कौन सा लिखा आएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन, ये कंट्रोल करेगा, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म रेट, इट आल्सो ब्रिंग अबाउट बैलेंस ग्रोथ, और ग्रोथ को बैलेंस करेगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको मास्टर ग्लैंड भी पढ़ते हैं, मास्टर ग्लैंड। पैराथायरॉइड, ये हमारा निकलेगा पैराथॉर्मोन हार्मोन, ये करेगा कंट्रोल कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो कैल्शियम को कंट्रोल करने के लिए पैराथायरॉइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है पैराथार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल हार्मोन निकलेगा जो प्रिपेयर बॉडी ऑफ फॉर इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब जब भी ज़रूरत पड़े अचानक से, तो यहाँ पर ये वाले हार्मोन करेंगे, और जो क्या करेंगे वहाँ पर इमरजेंसी के लिए काम आते हैं। पैनक्रियास, तो पैनक्रियास से कौन से निकलेंगे, इंसुलिन, जो कंट्रोल करेगा ग्लूकोज लेवल ऑफ द ब्लड। टेस्टिस, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पढ़ते हैं, कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल कौन करेगा, टेस्टोस्टेरोन, जो कहाँ से निकलेगा, टेस्टिस ग्लैंड से। ओवरीज ग्लैंड से निकलेगा ऑएस्ट्रोजन या प्रोगेस्टेरोन, कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आ जाओ साइटोकिनिन, अलग अलग पढ़ लेते हैं। साइटोकिनिन, ऑक्सीजन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। साइटोकिनिन इट प्रोमोट सेल डिवीजन एंड आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन दोज एरिया ऑफ प्लांट वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर सच एज इन फ्रूट एंड सीड्स। तो फ्रूट और सीड में ये वाला हार्मोन अक्सर पाया जाता है। गिबलिन, इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट इन लेंथ, तो लेंथ में बढ़ाने के लिए ये जिम्मेदार होता है। दे प्रोमोट स्टेम इलोंगेशन, तो स्टेम का जो इलोंगेशन है बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, गिबरेलिन, बाय प्रोमोटिंग सेल डिवीजन इन द इनर इंटरनोडल रीजन। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट ग्रोथ कॉज, ये क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है, कंट्रोल करता है। विल्टिंग ऑफ लीव्स एंड आल्सो इंड्यूस डॉर्मेंसी पीरियड इन विच नो ग्रोथ अकर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, तो ये क्या करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करने में काम करता है। एनिमल हार्मोन कौन कौन से हैं, दीज आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड इन एनिमल्स। सम इंपॉर्टेंट ग्लैंड आर हाइपोथैलेमस सिचुएटेड इन ब्रेन, हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, ब्रेन में। इट रिलीज सम फैक्टर विच कंट्रोल द सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज आल्सो सिचुएटेड इन ब्रेन एंड इज नॉन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का जो मास्टर ग्लैंड है उसको हम पढ़ेंगे क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। इट्स सेक्रेशन कंट्रोल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रेगुलेट देम। इट आल्सो प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है, विच रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। डेफिशिएंसी ऑफ दिस कैन कॉज ड्वार्फिज्म, मतलब अगर मान के चलो ग्रोथ हार्मोन नहीं निकल रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो यहाँ पर क्या है, बौनापन जिसको हम करते हैं, जिसका कद छोटा रह जाए। एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड, द सेक्रेट थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज कराती है। कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसाइज ऑफ थायरॉक्सिन, सो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट विल कॉज गॉइटर डिसीज हैविंग सिम्टम ऑफ स्वोलन नेक। तो गर्दन में जो सूजन आ जाती है वो वाली इसी की वजह से आती है कि थायराइड ग्लैंड से अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ना निकले और इसकी अगर कमी हो जाए तो समझ जाओ आयोडीन की कमी हो गई। ठीक है। पैनक्रियाज, इट सेक्रेट इंसुलिन, पैनक्रियाज से क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन विच कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल, इसको कंट्रोल करता है। इफ नॉट सेक्रेटेड इन इनफ क्वांटिटी इट विल लीड टू डायबिटीज, तो अगर ये नहीं निकल रहा है तो डायबिटीज हो सकता है। राइज ऑफ शुगर लेवल इन ब्लड, जिसमें ब्लड से क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। गोनाड्स, सेक्स ऑर्गन, इन मेल टेस्टिस सेक्रेट
testosterone and female ovaries secrete estrogen and progesterone which controls sex organ and sexual characteristic during puberty। ठीक है, तो ये हमारे मेल और फीमेल के लिए सेक्स हार्मोन हो गए। एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ से कौन से हार्मोन निकलेंगे? इट सेक्रेट एड्रिनल हार्मोन विच रेगुलेट हार्ट बीट टू मेंटेन प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई इन एमरजेंसी। तो एमरजेंसी में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई कराए। द मसल अराउंड स्मॉल आर्टरीज टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड फ्लो इंक्रीज टू स्केलेटल मसल। द ब्रीदिंग रेट आल्सो इंक्रीज इनेबलिंग बॉडी टू डील विद इमरजेंसीज। तो एड्रिनल ग्लैंड से अगर ये हार्मोन ना निकले एड्रेनलिन, तो क्या होगा? यहाँ से सांस भी जल्दी जल्दी लेनी पड़ेगी और तुम्हारा ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर था जहाँ से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में होता है, किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन में होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। तो ये हमारा पूरा वीडियो डेडिकेटेड था किसके लिए? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10th।